बेटा 3D की पहली क्लास में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल के बारे में डिस्कशन की थी हमने। तो मैं 5 मिनट के लिए पहले की पॉइंट उसके रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे आज। इसके पहले डायरेक्शन एंगल्स देखो, अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास ये जो 3D प्लेन, 3D आपके पास स्पेस में हमारे पास जो 3 एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ की और एक लाइन का इंक्लिनेशन, मान लीजिए आपके पास एक लाइन गई, इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस यहाँ पे जो बन रहा है अगर एंगल अल्फा है, विद वाई एक्सिस बीटा, विद जेड एक्सिस अगर यहाँ पे गामा बन रहा है, तो अल्फा बीटा गामा को इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स अगर एक लाइन के इंक्लिनेशन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल्स। इनकी कोसाइंस की जो वैल्यूज होंगी उसे कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, इसे एल, इसे एम और इसे एन से डिनोट किया जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखते हैं डीसीस, अलाउड है, बुक्स में लिखा हुआ आप भी लिख सकते हैं। एंड डायरेक्शन कोसाइंस की जो रेशियो अगर हम कैलकुलेट कर लें उसे कहते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियो। इट मीन्स एल रेशो एम रेशो एन। ये रेशो जब रिजल्ट आप इसका इंप्रूव करेंगे यानी कि इसमें से फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो जो रिजल्ट आपका निकल गया उसको आमतौर पे ए रेशो बी रेशो सी से डिनोट किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डीआरस, डायरेक्शन रेशो को। डायरेक्शन कोसाइंस पे कंडीशन लगती है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। ये कंडीशन डायरेक्शन कोसाइंस पे लगती है, डायरेक्शन रेशियो पे नहीं लगती, ध्यान रखना। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है, लेकिन डीआरस के स्क्वायर का सम कोई सर्टेन फिक्स है ऐसा नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। सेकेंडली एल एम एन, नॉर्मली हमारे पास ये ध्यान रखना एल एम और एन ये वैल्यूज है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की। इनमें तीनों एंगल जो दिए गए आपको अल्फा बीटा और गामा, इनकी वैल्यू 0 से लेके 180 के बिटवीन कुछ भी पॉसिबल है। अल्फा भी बीटा भी और गामा भी 0 से 180 के बिटवीन वेरी करेगा, वैल्यूज इनकी कुछ भी हो सकती हैं। मतलब कॉस अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, डिपेंड सिर्फ इस पे करेगा कि एंगल जो हमारे पास है वो 0 से 90 के बिटवीन है या 90 से 180 के बिटवीन है। अगर कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि अल्फा एंगल 90 से कम है, एक्यूट है। अगर कॉस बीटा की वैल्यू मान लीजिए नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब बीटा एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है और एंगल ऑब्ट्यूज चल रहा है। ये आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। इसके साथ साथ आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो हम डीआरस या डीसीस कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस लाइन के हैं एंड लाइन की इंडेफिनेट लेंथ होती है। तो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो ये लाइन के हैं और उस लाइन के डीआरस या डीसीस कैलकुलेट करने के लिए इस लाइन के अलोंग किसी एक वेक्टर की हेल्प ली जाती है। मान लीजिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अलोंग आपने एक वेक्टर कैलकुलेट कर लिया पी क्यू वेक्टर, जिसको मैं वेक्टर आर से डिनोट कर रहा हूं। तो इस लाइन के अलोंग किसी वेक्टर की हेल्प ली जाती है, उस वेक्टर के जरिए आपको ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो मिलेंगी। अगर मान लीजिए पी क्यू वेक्टर फॉर एग्जाम्पल वेक्टर आर ये आपके पास इस लाइन के अलोंग चल रहा है तो मुझे इस वेक्टर आर की हेल्प से इस लाइन के डी आर डीसीज मिल जाएंगे। मान लो वेक्टर आर आपको ये दिया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी एक वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीपल के स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो उस लाइन के उस वेक्टर के डी आर्स को डिनोट करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के अलोंग जो ये वेक्टर आर था इसमें अगर मैं आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीपल के जो स्केलर कंपोनेंट हैं इसकी रेशियो अगर हम ले लें तो ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियो निकलती है, ये वही डायरेक्शन रेशियो होती है। और अगर मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं डीसीस, तो डीसीस कैलकुलेट करने के लिए जो वेक्टर आर लाइन के अलोंग दे रखा है उस लाइन के वेक्टर को, उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर आ रहा है उसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीपल के स्केलर कंपोनेंट यूनिट वेक्टर के वो डीसीज होते हैं। अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस इसके निकालने तो मुझे इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर की जरूरत होगी, यानी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स, इसमें जो आई कैप जे कैप
के कैप के मल्टीपल के स्केलर कंपोनेंट होंगे वो इसके डिसेस को डिनोट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने दो कंडीशन स्टडी की थी। फर्स्ट कंडीशन बेटा आपने स्टडी की थी जब दो लाइंस पैरेलल हों। मान लिया डीआरस आपके पास एक लाइन के दिए हुए हैं, लाइन L1 के डीआरस A1:B1:C1 एंड डीआरस ऑफ सेकेंड लाइन के डीआरस A2:B2:C2। अगर ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं, L1 लाइन अगर पैरेलल है L2 के, तो ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो एग्जैक्टली सेम होते हैं, डीआर सेम होते हैं। डायरेक्शन रेशियो सेम होने का मतलब मैंने बताया था कि बेटा कभी भी होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो A1:B1:C1 ये जो रेशियो है एंड A2:B2:C2 है, ये दोनों इक्वल होते हैं। आमतौर पे जो मैंने इक्वल वर्ड लिखा है ना, ये इक्वल लगाते नहीं कभी इस तरह की रेशियो के अंदर। वहां डबल ये हमारे पास एक कॉलन लगाया था, प्रोपोर्शनल के लिए लगाते हैं इसको एक्चुअली हम लोग। तो ये दो रेशियो अगर हम लिख रहे हैं कि कहीं पे भी, आमतौर पर स्कूल के टीचर या बाकी टीचर्स यही वर्ड यूज करेंगे कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके डीआर सेम है। डीआर सेम का मतलब डीआर इक्वल है। डीआर इक्वल का मतलब क्या है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेफ्ट और राइट की प्रोपोर्शनल है। लाइक अगर एक रेशियो 1:2:3 है, दूसरी साइड रेशियो 3:6:9 है, तो ये रेशियो और ये रेशियो जरा चेक कीजिए, दोनों सेम है। रेशियो सेम का मतलब क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर ये रेशियो हमारे पास सेम है तो इसका मतलब ये है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रोपोर्शनल होंगी। उसी तरह से फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन के डीआरस A1:B1:C1 है, दूसरे के डीआरस A2:B2:C2 हैं, और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर तो बेटा A1:A2 प्लस B1:B2 प्लस C1:C2, ये 0 के इक्वल होगा। यानी कि बेटा ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये जो फर्स्ट लाइन के डीआरस है और सेकेंड लाइन के डीआरस है, इनका डॉट 0 के इक्वल होगा। मैंने लास्ट क्लास में कहा था ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि आमतौर पर टीचर यूज कर लेते हैं, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? दो वेक्टर का होता है। डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। हम आमतौर पर वर्ड यूज कर लेते हैं ताकि हमें बोलने में आसानी रहे, लेकिन ध्यान रखना कि ये जब भी दो लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर होंगी तो उनके डीआरस का डॉट किसके इक्वल होगा? 0। यहां तक की वर्किंग हमने लास्ट क्लास में की थी। अब इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, एक कंसेप्ट और लिया था हमने, बताओ कौन सा मिसिंग है? आप तो आए थे, नहीं आए थे आप? लेक्चर भेजा था। हाँ, जब एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आपको दे रखे हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले जाते हैं? अगर एक लाइन आपको दी गई है बेटा, हमारे पास लाइन अगर आपको ये दी गिवन है, मान लो सपोज दिस वन, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे दिए गए। ए पॉइंट आपको x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट ये दे दिया गया बेटा। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर निकालने हैं डीआरस, तो डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप ही क्या लेना आपने? x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1। यह है डीआरस निकालने का मैनर। अगर मुझे इस लाइन के डीआरस चाहिए तो मुझे इस लाइन के लॉन्ग एक वेक्टर की जरूरत है। और बेटा वेक्टर अगर ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया तो वेक्टर निकाल सकते हैं हम। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? ओ बी माइनस ओ ए, तो ये आएंगे उसके स्केलर कंपोनेंट। आपको कभी भी एक लाइन के डीआरस निकालने हैं तो लाइन पे दो पॉइंट्स की जरूरत होनी चाहिए। दो पॉइंट्स अगर आपके पास है तो डीआरस से डायरेक्ट ऐसे निकालने। आइए, यह क्वेश्चन सब, ये एक्सरसाइज आज हम यहां पूरी करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लाइन मेक्स 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। यार लाइन के एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ दे दिए, यानी कि अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स दे दिए, तो इसके डिसिस क्या होंगे फिर? अब अल्फा 90 डिग्री दिया गया बेटा जी, अल्फा 90 डिग्री आपको दे दिया,
बीटा आपको 60 डिग्री दे दिया एंड गामा आपको 30 डिग्री दे दिया गया। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 60, कॉस 30, तो ये आगे बेटा डायरेक्शन कोसाइंस, ये आगे डीसिस। आपको लगा कि डीसिस के स्क्वायर का सम क्या होता है? तो अगर ये एल की वैल्यू है, ये अगर एल की वैल्यू ये एम है और ये एन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों चेक कर लो, स्क्वायर का सम 1 है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की जो भी वैल्यूज होंगी उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था एज पर डेफिनेशन बेस्ड। नेक्स्ट, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2। बेटा जी एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2 दे दिए गए हैं, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। आपको मैंने अभी रिपीट किया कि कभी भी कोई वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यार इसके डीआर्स क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। और अगर कभी मुझे एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हों और उस लाइन के अलोंग कभी मुझे कोई वेक्टर एक्सप्लेन करना हो, अगर मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, मान लिया 2:-1:-2, तो मुझे इस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर को डिफाइन करना, तो मैं वेक्टर क्या लिख सकता हूं? क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले देखो ये डी आर दिए हुए हैं। मुझे वेक्टर आर डिफाइन करना, तो मैं लिख सकता हूं 2i कैप। एक बच्चा कहता है सर जरूरी यही लिख रहे हैं, हम इसका 2 टाइम भी ले सकते हैं, यानी 4i कैप -2j कैप -4k कैप। हम इसका 3 टाइम भी ले सकते हैं, 6i कैप -3j कैप -6k कैप। डीआर्स इससे कैलकुलेट करें, इससे निकालें या इससे निकालें, डीआर्स तो बेटा यही आएंगे, लेकिन इन सब के अलोंग यूनिट वेक्टर एक ही आएगा। वेक्टर ये अलग अलग हो सकते हैं, यूनिट वेक्टर एक जैसा ही आएगा सेम सब में। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं हम? डीसिस वेक्टर के अलोंग क्या निकालना पड़ता है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए लाइन के ऊपर जो भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देना है? यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीपल में स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो बेटा मैं यूनिट वेक्टर इस पे कैलकुलेट करूं, इसका निकालूं, इसका सबका सेम एक ही आएगा। तो अगर मैं डीआर से दे रखे हैं, अगर मैं डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 2:-1:-2 और मेरी जरूरत है डिसिस की, तो हमें कुछ नहीं करना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड कर दो, वो डिसिस बन गए। तो बेटा क्या आएगा डिसिस? 2 में 4 + 1 + 4 अंडर द रूट -1 में 4 + 1 + 4 अंडर द रूट, सेम एयर 4 + 1 + 4 अंडर द रूट। इसका मतलब 2/3 -1/3 -2/3। अगर आपको डीआर्स दे रखे हैं, उस डीआर से डिसिस बनाना है, तो सिर्फ ये स्टेप लेना है, ध्यान से देख लो। अच्छा ये बताओ ये वैल्यू किसकी है? कॉस अल्फा। ये किसकी है? कॉस बीटा। और ये किसकी है बेटा? कॉस गामा। कॉस अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कॉस अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्लियर है कि अल्फा एंगल 90 से कम है। कॉस बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब बीटा एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, राइट। सिमिलरली कॉस गामा में गामा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ग्रेटर है,
ठीक है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस करो जो मैं बता रहा हूं आपको साथ साथ। तो डीआर्स दे रखे हैं, डिसेस कैसे बनाने हैं, डीआर्स के स्क्वायर का सम अंडर रूट से डिवाइड करो, वो डिसेस बन गए, राइट। नेक्स्ट वन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, डिसेस निकालने हैं, नॉट डीआर्स, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट, इन दो पॉइंट से जो लाइन पास करी है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डीआर्स, इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए। लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आपको दे दिए गए, कौन कौन से दो पॉइंट है, -2, 4 और -5। क्यों होना चाह रहा भाई। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया 1, 2, 3। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालें हम, x2 - x1 रेशियो y2 - y1 रेशियो z2 - z1, यानी दिस माइनस दिस, 1 + 2, 2 - 4, 3 + 5, तो 3 रेशियो -2 रेशियो 8, ये आगे बढ़े आपके डीआर्स। निकालने हैं डायरेक्शन को साइंस, तो क्या करेंगे बेटा, 3 में 9 + 4 + 64 अंडर द रूट से डिवाइड, यही आ रहा है सर। -2 में 9 + 4 + 64 अंडर रूट से डिवाइड, 8/9 + 4 + 64, यानी बेटा 3/√77 -2/√77 एंड 8/√77, ये आगे डिसेस। यार मैंने आपके लिए ये वाला पॉइंट x1 y1 z1 लिया, इस पॉइंट को x2 y2 z2 लिया, बट कहीं लिखा थोड़ी था। बच्चा इसको इंटरचेंज भी कर सकता है कि इस पॉइंट को उसने x1 y1 z1 ले लिया, इसको x2 y2 z2। तो ऐसे केस में तीनों के साइन बदल कर आएंगे, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो फिर कॉस अल्फा नेगेटिव होगा, कॉस बीटा पॉजिटिव, कॉस गामा नेगेटिव। जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करे, कुछ ना बताए, इस तरह की कोई जानकारी आपको ना दी जाए, तो आप आंसर ये लिखें या इसके साइन बदल के लिखें, एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई कर दे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इफ द लाइन मेक्स एक्यूट एंगल विद वाई एक्सिस, इफ द लाइन मेक्स एक्यूट एंगल विद वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज। अब उसने अगर ये स्पेसिफाई कर दिया तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो क्या आंसर, ये करने के बाद फिर स्टेप क्या लेना है, सिर्फ सिंपली साइन चेंज कर दो। डायरेक्शन रेशियो में आपको बताया गया था कि किस रेशियो को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, रेशियो रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो ये बेटा हमारे पास अगर 3 - 2 8 हो, या इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, -3 2 और -8 लिख दूं, तो रेशियो दोनों सेम है। रेशियो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, ना 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी किसी से भी करो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने साइन बदल के देने हैं, ध्यान रखना। इसमें डाउट है किसी को? चलें इसे आगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 4, डायरेक्शन रेशियो ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ y एक्सिस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ z एक्सिस। यार एक बात बताइए, ये आपके पास 3 एक्सिस चल रही हैं, ये x एक्सिस,
ये बेटा ये गई आपकी वाई एक्सिस और ये गई आपकी जेड एक्सिस। डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन क्या थी? अगर एक लाइन का एंगल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। एक लाइन का एंगल तीनों एक्सिस के साथ जो बन रहा हो। अब डायरेक्शन एंगल मुझे इस लाइन के निकालने हो। कौन सी लाइन? एक्स एक्सिस। इस लाइन का एंगल इसी के साथ कितना बन रहा है भाई? एक्स एक्सिस का एंगल एक्स के साथ ही कितना बन रहा है? 0। एक्स का एंगल वाई के साथ कितना बन रहा है? 90। एक्स का एंगल जेड के साथ कितना बन रहा है? 90। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। अगर एक लाइन का एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहते हैं हम। किसका? लाइन का एंगल तीनों एक्सिस के साथ। बात अगर कर रहा है कि डायरेक्शन रेशियो निकालने एक्स एक्सिस की, तो लाइन कौन सी है जिसके आपने डायरेक्शन एंगल लेने हैं? एक्स एक्सिस ही है ना। तो एक्स का एंगल एक्स के साथ कितना बन रहा है? 0। एक्स का एंगल वाई के साथ कितना बन रहा है? जेड के साथ। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो यानी कि cos 0, cos 0, cos 90 एंड cos 90, यह है डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज एक्स एक्सिस के। इनकी लेनी है रेशियो, उसको कहेंगे डायरेक्शन रेशियो। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? आगे 0 0, यह है डायरेक्शन रेशियो किसके? एक्स एक्सिस के। अब आ जाओ वाई एक्सिस के निकालें। ये है वो लाइन जिस लाइन के डायरेक्शन एंगल चाहिए। तो बड़ा वाई का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है? पहले एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ क्या होता है? गामा। तो वाई एक्सिस का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बन रहा है? 90। तो cos 90, cos 0 एंड cos 90, ये आगे डिसीज और इसकी रेशियो यानी 0:1:0। अब ये चाहिए वाइवा में पूछ सकता है आपसे डायरेक्शन कोसाइंस बताइए वाई एक्सिस के क्या होते हैं। बच्चा यूं कर रहा है, ठीक है। तो ये भूल जाते हैं बच्चे। अभी तो हो रहा है सामने आपके बोर्ड पे, बाद में भूल जाते हैं इसको। ऐसे जेड एक्सिस के कॉस कितना होगा जेड का? 90, cos 90 एंड cos 0 यानी 0:0:1। दिस ये वाई एक्सिस के, ये जेड एक्सिस के। एमसीक्यू में वाइवा में ये पूछ ली जाती हैं। पूरा चैप्टर ना बेटा आगे डी आर डिसिस पे ही चलना है। ये वाली एक्सरसाइज आगे वाले टॉपिक के लिए पूरा बेस है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस पूरी तरह से बेस्ड है, इसका ध्यान रखना। अब तो यार 50% चैप्टर तो डिलीट हो चुका है वैसे ही, सीबीएसई में है ही नहीं, 50% ही बचा हुआ। सीयूटी में पूरा 100% प्लेइंग का टॉपिक भी आएगा, सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में प्लेन का टॉपिक नहीं है। लाइन तो है, फिर बचा है, लाइन है तो फिर बचा क्या? फिर सीबीएसई में प्लेन का टॉपिक नहीं है। सीयूटी में और जेई, इवन जेई के मेंस में भी आपका प्लेन नहीं है, एडवांस में हो सब आएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, show that point A, B and C are collinear using the concept of direction ratio। डायरेक्शन रेशियो को यूज करते हुए प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। डायरेक्शन रेशियो को यूज करके यार 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर, ए 3 पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पर हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, मान लो ये पॉइंट सी। ए के कोऑर्डिनेट है 2, 3, -4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है बेटा 1, -2, 3 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 8, -11।
एक बात बताओ, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए लाइन पे कितने पॉइंट्स चाहिए? 2। अगर 2 पॉइंट है तो x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1 drs होते हैं। अब इस लाइन के drs में AB से निकालूं या BC से निकालें या AC से निकालें, DRC से लाइन क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियो इसी की आएंगे ना। तो आप AB से निकालो, BC से या AC से, DRC हम आने चाहिए। बट अगर मान लो कि ये आपके पास तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं है, A पॉइंट ये रहा, सपोज B पॉइंट ये रहा, C पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, मान लो ये रहा C पॉइंट, तो AB के DR, BC के DR और AC के DR क्या सेम आएंगे? नहीं, ये तीनों लाइन तो अलग अलग बन गई, फिर DRs तो मैच ही नहीं करेंगे। DRs मैच कब करेंगे? जब वो एक ही लाइन पर होंगे। तो आपने AB के DR लेने और BC के DR लेने और चेक करने DR दोनों के सेम है या नहीं। डायरेक्शन रेशियो सेम का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना। तो यहां बेटा आप DRs निकालते हैं, चलो DRs ऑफ AB, AB के DRs x2 माइनस x1 रेशियो y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1, तो ये आ गया -1 रेशियो -5 रेशियो, ये आ गए AB के DRs। ऐसे DRs ऑफ BC, BC के DR दिस माइनस दिस 8 + 2, उसके बाद -11 -3, तो आगे बेटा 2 रेशियो 10 रेशियो -14। गौर से देखिए क्या दोनों रेशियो सेम है? दोनों रेशियो सेम का मतलब क्या है? A1 अपॉन A2 इट मस्ट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड दैट विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या ये सेम आ रहा है? आप चाहे तो इसको 2 से डिवाइड करके लिख दे, मना नहीं है। -2 से डिवाइड करके तो मना नहीं है, दोनों सेम ही है। अब क्योंकि ये वैल्यूज मैच कर रही हैं, इसका मतलब ABC DRs ऑफ AB एंड DRs ऑफ BC are same, so points A, B and C, points A, B and C these are collinear, एक ही लाइन पर हैं। बार बार इस चैप्टर के एंड तक ये वर्ड यूज होंगे, डायरेक्शन रेशियो सेम, डायरेक्शन रेशियो सेम, DR सेम। तो DR सेम का मतलब क्या है? अभी से माइंड में डाल लो, ये दोनों DR सेम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या चल रही है? प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियो सेम का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देख लो। अभी ये सामने है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आगे यही जब कंसेप्ट इस चैप्टर के लास्ट में लग रहा होगा तो मिस्टेक कर रहे होगे आप। आमतौर पे बच्चे क्योंकि वहां पे लिख देते हैं कि -1 इसके इक्वल, -5 इसके इक्वल, न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता चल रहा है कि सेम नहीं है, बट अगर ये कहीं अल्फाबेट्स के टर्म में या कोई हमारे कॉन्स्टेंट के टर्म में होगा जो मिसिंग वैल्यू है, तो वहां बच्चे कई बार इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट कभी नहीं करना, प्रोपोर्शनल लेना, ठीक है। क्या होता है डायरेक्शन रेशियो? हाँ, डेफिनेशन बता दें, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दे भाई। नहीं, बताओ बताओ, आराम से बताओ, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। ला 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 ना, ऐसे नहीं। बताइए प्यारे, क्या हो गया तेरे को? फोन किसका सुन के आया जो तेरे परेशान हो गया? भूल गए सब कुछ? किसकी याद है? हेमंत जी, क्या होते हैं DRs?
मिस्टर बजाज बताइए क्या होते हैं डीआरस? बट डेफिनेशन पढ़ ली, शाबाश, रट्टा मार लिया, वो भी नहीं लग रहा ठीक से। चलिए आप बताइए। बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा क्या है। If a line makes angles alpha, beta, gamma with the coordinate axis, then the ratio of their cosines cos alpha, cos beta, cos gamma की जो रेशियो होगी वो डीआरस है। कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है ना? आपने बताया बिल्कुल ठीक है, बट उसमें ये एडअप करना पड़ेगा, इसलिए बता, ठीक है? तो यही की पॉइंट है भाई इसका। वो प्रोपोर्शनल है, न्यूमेरिकल, वो यार मैनर है निकालने का, ठीक है? अगर एक लाइन के एंगल्स तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा बन रहे हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की रेशियो को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, ठीक है? आइए 6th क्वेश्चन। If the line joining this point and this point, if the line joining this point and this point is parallel to the line joining this point and next point, then find the values of A and B। कह रहा है एक लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, दूसरी लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, एंड दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के डीआर्स क्या होंगे? सेम। डीआर सेम का मतलब क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल। तो आइए बेटा करो, साथ साथ करो। इस लाइन पे दो पॉइंट आपको दे दीजिए बेटा। ये फर्स्ट पॉइंट जाएगा 3 2 5, 3, 2, 5। नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिएगा A, 5, 0। ठीक है जी। और ऐसे नेक्स्ट जगह 1, 3, B, 1, 3, B। अनदर पॉइंट ये आपको दिया गया बेटा 6, 4, -1। ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास है A, ये पॉइंट है B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो डीआर्स ऑफ AB एंड डीआर्स ऑफ CD। AB के डीआर्स निकाले तो A -3 रेशियो 5 -2, 0 -5, A -3 रेशियो 3 रेशियो। फर्स्ट लाइन के डीआर्स बेटा ये आ गए। सेकेंड लाइन के डीआर्स 6 -1, 4 -3, -1 -B, यानी बेटा 5 रेशियो 1 रेशियो -1 -B। अब दोनों डीआर सेम है ये, क्योंकि AB पैरेलल है CD के, तो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोपोर्शनल होंगी। इसका मतलब बेटा दिस अपॉन में दिस A -3/5 इज इक्वल टू 3/1 -5/(-1 - B। तो बेटा A -3/5 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 5/(1 + B। इसको इससे इक्वेट किया, इसको इससे, तो यहां से बेटा A -3 आ गया 15 और A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? उसी तरह से बेटा 3 + 3B, 3B आ गया बेटा 2 और B कितना आ गया? 2/3। इसमें डाउट है कोई? ग्रंथ लेक्चर देख लेता पूरा? नहीं, कोई फायदा नहीं तुम्हारे को भेजने का। टाइम तो बहुत था बेटा, दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट की तूने? नहीं करी? क्यों? चलो आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे।
कोई बात नहीं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा विल द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अल्फा की किस वैल्यू की बेटा ये लाइन जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। 7 क्वेश्चन में दो लाइन्स आपको दी गई हैं। फर्स्ट लाइन पे पॉइंट दिया गया 2,1,1, 2,1,1, नेक्स्ट पॉइंट दिया 3,3,-1 दिस, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए बेटा 4,1,2, अनदर पॉइंट इज 5,α,0। ये पॉइंट ए एज्यूम कर लो, इसे बी एज्यूम कर लिया, इसे सी और इसे डी, दोनों परपेंडिकुलर है बेटा। यस, तो डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन ए बी के डी आर्स x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, 1:2 minus 2, and DRs of second line इस लाइन के DRs 5 minus 4 रेशियो अल्फा माइनस 1, 1:α माइनस 1 रेशियो माइनस 2, एक DR से आगे बढ़ा, सेकेंड DR से आ रहे हैं। L1 लाइन परपेंडिकुलर अगर L2 पे, इसका मतलब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, DRs का डॉट जीरो बताया था। इट मीन्स बेटा दिस इंटू में दिस, 2 इंटू में अल्फा माइनस 1, -2 इंटू में -2, तो 1 प्लस 2 अल्फा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू ईवीएस में कोई डाउट? चलिए से नेक्स्ट, यही पॉइंट यूज होने बेटा, यही कंसेप्ट यूज होने सारे। दो लाइंस पैरेलल है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 दैट इज इक्वल टू 0। एट्थ नाइन्थ ये दोनों क्वेश्चंस कर लो भी आप लोग। इसके बाद बेटा आपके क्वेश्चंस हैं ये। अब तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 10th डिस्कस कर रहा हूँ, 11th बिल्कुल सिमिलर है, उसके बाद 12th कराऊंगा, अगले दो सिमिलर हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लेना। जो क्वेश्चन में पहले मैं 10th आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 10th को देखिए क्या कहा गया। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो of the line which is perpendicular to the line having direction ratio 2:1:2 and 3:2:4। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने हैं, वो लाइन बाकी दो लाइंस पे परपेंडिकुलर है। जिन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर है उनके डीआर्स एक के ये हैं और नेक्स्ट के ये हैं बेटा, ठीक है। सब्र करें थोड़ा सा। लाइन L1 के डीआर्स आपने कैलकुलेट करने हैं। मैंने मान लिया A:B:C डायरेक्शन रेशियो, ये अज्यूम कर लिए जिसके निकालने हैं। और लाइन L2 के डीआर्स आपको दे रखे हैं, लाइन L3 के डीआर्स आपको दे रखे हैं। एक के डीआर्स हैं 2:1:2, 2:1:2 और एक के हैं 3:2:4। इस लाइन के डीआर्स आपको L1 के डीआर्स कैलकुलेट करने हैं बेटा। ये लाइन L1 जो है L2 पे भी परपेंडिकुलर है, L1 L3 पे भी परपेंडिकुलर है। L1 लाइन
L3 पे परपेंडिकुलर है, L2 लाइन L3 पे भी परपेंडिकुलर है। अगर फर्स्ट लाइन किस पे परपेंडिकुलर है? सेकंड पे। फर्स्ट लाइन बेटा सेकंड पे परपेंडिकुलर है, उसी तरह से हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन थर्ड पे भी परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन ये है आपका, फर्स्ट लाइन सेकंड पे भी परपेंडिकुलर, फर्स्ट लाइन थर्ड पे भी परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर तो इनके डी का डॉट क्या होगा? इसका मतलब कि दिस इंटू में दिस आपने लिया तो 2a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, एंड इसका मल्टीपल इसके साथ लिया बेटा तो 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब स्कूल्स में अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड से इसको करवाते हैं सॉल्व, डी निकालने के लिए। दो ही मेथड है, मैं दोनों ही बताऊंगा, दोनों से क्लियर होना चाहिए। पहला ये कि अगर आपके डी में ऐसी दो इक्वेशन दे रखी हैं तो आप डी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते थे। एलिमिनेशन मेथड करते थे हम। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है सी की टर्म्स में, या बी और सी की वैल्यू निकालनी है ए की टर्म्स में। किसी भी दो को सॉल्व करना है और उसका आंसर थर्ड की टर्म में निकालना है। एलिमिनेशन मेथड लाइक मैं यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं और सी की टर्म्स में उसका क्या रिजल्ट आता है। एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम ए और बी की वैल्यू निकालें तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई ताकि ये कोफिशिएंट मैच कर जाए। 2 मिनट, फर्स्ट का 2 टाइम लिया एंड लेस सेकेंड, इसका लिया 2 टाइम 4a प्लस 2b प्लस 4c, इसको आपने सेम एज इट इज लिया बेटा 3a प्लस 2b प्लस 4c, डिफरेंस लिया, ये टर्म कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो a आ गया बेटा किसके इक्वल, ये आ गई a की वैल्यू। और अगर हम a की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो 0 प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो प्यारे बच्चों b का आंसर आ गया -2c, ये b की वैल्यू आ गई। आपने निकालनी थी रेशो, डी से ABC निकालने थे, तो रिजल्ट आप जरा ध्यान से देखें, a रेशो b रेशो c, a की वैल्यू आई है आपकी 0, b की वैल्यू आई है बेटा -2c और c हमारे पास c है, ये a है, ये b है और ये c है। किससे डिविजिबल है? c से डिविजिबल है। c से डिवाइड किया तो रिजल्ट 0 रेशो -2 रेशो 1, ये आ गया डीआर्स। क्या आ गया आपके डीआर्स? 0, -2 रेशो 1, ये आपके डीआर्स आ गए बेटा। एक मैनर तो आपका ये रहा, इसमें किसी को डाउट? आपके दो इक्वेशन थी डीआर्स में, आपने सॉल्व जब किया तो ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की -2। अगर मान लो कि जैसे हम बी को यहाँ एलिमिनेट करते, बाई चांस सी एलिमिनेट नहीं होता तो बी का आंसर ए का जो आंसर है वो सी की टर्म्स में ही आता, तो ए का आंसर अगर सी की टर्म्स में यहां पर भी होता तो सी से डिवाइड करने पर रिजल्ट कुछ ऐसे ही आता। अब दूसरा केस, इसी को सॉल्व करने का शॉर्टकट भी है थोड़ा सा। ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं, ध्यान से देखिए, ये दो इक्वेशन जो बनी आपकी एबीसी में, इन्हीं को यूज करना है आपने। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? 2a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन क्या सॉल्व करने का, देख लो जरा। सेकेंड ऑप्शन क्या है देख लीजिए बेटा जरा। एक एबीसी में इक्वेशन ये बनी थी आपकी, दूसरी इक्वेशन ये इसका अल्टरनेट मेथड हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जब आपने दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो एलिमिनेशन मेथड के बाद एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, किया था कभी 10th में? अच्छा कट गया था, कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ क्या करना है आपने, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, आपने लिखना है a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप लोगों ने नहीं किया, जो डिलीट हो चुका है, उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? यही करना है। a के अपॉन में क्या करना है, ये थे हमारे a के कोफिशिएंट, ये है b के कोफिशिएंट और ये किसके थे? a के अपॉन में क्या करना है, a के इन कोफिशिएंट को हाइड कर लो, 2 और 3 को,
2 और 3 को आपने कर लिया हाइट, तो बाकी जो 4 वैल्यूज बच गई हैं 1, 2 और 4, इसका अगर हम ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट ले लें, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट जो उसकी वैल्यू आई वो यहां इसके डिनोमिनेटर में रख देनी है। इसका ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू में 4 एंड दिस इंटू दिस, तो 4 माइनस 4, बीच में क्या लिखा है सेंटर में माइनस बी नॉट बी। अब बी के क्वेश्चन को हाइड कर लो जरा, 1 और 2 को हाइड कर दिया, तो बाकी जो 4 वैल्यूज का डिटरमिनेंट यहां ले लेना। अब दिस इंटू दिस 8 माइनस में ऐसे सी के अपॉन में 4 माइनस 3, तो ए अपॉन क्या आ रहा है, बी अपॉन में क्या आ रहा है, अब माइनस नीचे आ जाएगा, एंड सी अपॉन में क्या आ रहा है। तो ये जो ए बी सी के अपॉन में जो वैल्यूज आ रही हैं वो है डीआर्स जो यहां पे थे, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया यहां से 0:-2:1, दिस इज द डीआर्स, ये डीआर्स का रिजल्ट आ गया। अब आप ऐसे करें या ऐसे करें ये आपकी चॉइस है, प्रैक्टिकली ये टाइम कम लेगा तो हमने इससे ही करना है, बट ऑप्शन दोनों अवेलेबल है, ध्यान से देख लो। वेक्टर प्रोडक्ट ये वही है, वहीं से आया, वहीं से आया प्यारे, वही किया, कह तो रहा हूं वही किया है, वही तो बता रहा हूं, ठीक है। ओके, ये जो वर्किंग हमने यहां की है ये आगे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे बार बार क्वेश्चंस में आएगी, ये वर्किंग बार बार आएगी, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज 12th क्वेश्चन। 12, 13, 14 सिमिलर हैं, इक्वेशन थोड़ा चेंज करके दिए हैं, क्वेश्चन दोनों सिमिलर, तीनों सिमिलर हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द टू लाइंस विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस एंड दिस। दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस जो हमारे पास हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, एक इक्वेशन ये बनी हुई है, दूसरी इक्वेशन ये, यहां से दोनों लाइंस के डिस्टेंस निकालने हैं। सर दो लाइन के कैसे, या तो फिर L1 L2 M1 M2 N1 N2 का कुछ ऐसा केस होना चाहिए था। सर बेटा देखो L² M² N² दिए, L में भी क्वाड्रेटिक है, M में भी और N में भी, अपने आप यहां से देख के पता चल रहा है कि LMN के दो आंसर आएंगे, तो दोनों लाइंस के डिस्टेंस अपने आप निकलेंगे। आपने सिर्फ LMN लेके चलना है, अपने आप L के M के और N के दो डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। हमने कुछ नहीं करना, इन दो इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है आपस में, और साथ में अगर आपकी जरूरत पड़े तो आपको होता है कि L² M² N² का सम 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, उसको आप लगाना चाहें बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़नी हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करना है, देखो अब एक लाइन आपको इक्वेशन ये दी गई है, L - 5M प्लस में 3N इज इक्वल टू 0, और दिस 7L² प्लस 5M² माइनस 3N² इज इक्वल टू 0। बेटा एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो आइए इसको सॉल्व करें। बेटा यहां से किसी भी एक की वैल्यू ले लो, जैसे मैं यहां से L की वैल्यू ले रहा हूं बेटा 5M - 3N। L की इस वैल्यू को अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन में यूज कर लें, 7L² प्लस 5M² माइनस 3N² इज इक्वल टू 0। ये बेटा L की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं इसमें, परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया आपने, A² प्लस B² माइनस 2AB प्लस 5M² माइनस 3N² इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया तो 175
63 n square minus 210 mn 5m square minus 3n square, ऐड कर दें इन दोनों को। दिस इज माइनस 210 किससे डिविजिबल है ये? 30 से डिविजिबल आ रही है बेटा। 30 से डिवाइड किया तो 6m स्क्वायर 7mn। लो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन एक बन गई है। m में भी क्वाड्रेटिक है और n में भी क्वाड्रेटिक है। ये m स्क्वायर, दिस इज m, दिस इज विदाउट m। m में भी क्वाड्रेटिक है और n में भी है। आपकी चॉइस है, या m के अकॉर्डिंग करो या n के अकॉर्डिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने, दिस इंटू दिस है 12, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो माइनस 4mn माइनस 3mn। फर्स्ट टू में से कॉमन, तो ये आगे बढ़ा 3m माइनस 2n उसी तरह से यहां से कॉमन लिया आपने, फैक्टर बन गए बेटा देखो, तो 2m माइनस n एंड 3m माइनस 2n, या तो बेटा n आ गया 2m के इक्वल, अदरवाइज n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3m/2। दोनों अलग अलग फैक्टर से n के दो डिफरेंट आंसर्स आ गए। आपने यहां से l की वैल्यू ली थी बेटा और रिप्लेस की थी नेक्स्ट इक्वेशन में। आइए इसको यूज करें आगे। l आपको पता है कि किसके इक्वल है? 5m माइनस 3n। चलो पहला केस यूज करते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू, अगर n जो है 2m के इक्वल हो, बेटा n की वैल्यू यहां पे रिप्लेस किया आपने 2m, तो l आ गया आपके पास 5m माइनस 6m, यानी l आ गया माइनस m के इक्वल। तो अब आप नोटिस कीजिए रेशियो क्या बन रही है, l रेशो m रेशो n। l का आंसर क्या आया? m ही है बेटा, और n की वैल्यू हमारे पास है 2m, तो क्या रेशो बनी? -1 रेशो 1 रेशो, ये DRs आ गए, बट हमें डिसेज निकालने के लिए बोला था। DRs एंड डिसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, दिस के प्लस दिस के प्लस दिस के अंडर रूट से डिवाइड, राइट। कभी भी DRs को डिसेज में कन्वर्ट करना है तो दिस के प्लस दिस के प्लस दिस के अंडर रूट से डिवाइड करते, प्लस माइनस लगा देना। पता नहीं एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल किसके साथ है किसके साथ नहीं है, तो प्लस माइनस जरूर साथ लगा के चलो। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा? ये माइनस प्लस 1/√6 प्लस माइनस 1/√6 प्लस माइनस 2/√6, ये बन गए डिसेज। अभी आपने ये वाली कंडीशन यूज की थी, ध्यान से देख लो यहां पे। अभी ये वाली कंडीशन भी बची हुई है, इसे भी यूज करके रिजल्ट निकालना है एक। तो अगला रिजल्ट निकालने के लिए हमने फिर से लिया बड़ा, व्हेन n इज इक्वल टू 3m/2, n अब ये यूज कर रहे हैं, n की वैल्यू यहां पे यूज करें तो l आपके पास किसके इक्वल था? 5m माइनस 3n। तो ये n की वैल्यू अगर हम यहां पे यूज करें तो 5m माइनस 9m/2, यानी कि m/2। अब रेशो निकालिए जरा यहां पे, l रेशो m रेशो n, यानी कि m/2 रेशो m रेशो 3m/2। m से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये 1/2 रेशो 1 रेशो, इसका 1 रेशो 2 रेशो, ये DRs हैं। डिसेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? √14 से डिवाइड, साथ साथ प्लस माइनस लगा देना। तो इसका मतलब सेकंड रिजल्ट आएगा प्लस माइनस 1/√14 प्लस माइनस 2/√14
एंड प्लस -3/√14। क्या इसमें कोई और फॉर्मूला? जो दो इक्वेशन इसे उनको आपस में सॉल्व किए, और कुछ नहीं किया हमने। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेने बेटा।